हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। होमवर्क कर लिया भाई आप लोगों ने? देखो भाई, मैं जितना स्लो कर सकता हूं ना, मैंने उतना स्लो कर दिया आपके सिलेबस को ना। मैं इससे इससे कम मतलब आप मेरे से उम्मीद मत करिए, क्योंकि आप जानते हैं कि फिर सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो गुड आफ्टरनून राहुल। सो आज बच्चों हम सेंटर ऑफ मास का डिस्कशन करेंगे, एक्सरसाइज 1 का, और कुछ एक्सरसाइज 2 के भी मैंने आपको दिए थे। और फिर एक क्लास में बच्चों सिर्फ हम एक्सरसाइज 2 का डिस्कशन करेंगे, जो कि कल होगी हमारी। एंड देन वी आर डन विद दी सेंटर ऑफ मास। और यहाँ तक जो भी मैंने ये सिलेबस को थोड़ा जो स्लो किया है, करीब 2 क्लासेस का बच्चों हमारा, एक तो मैंने तुम्हें बीच में छुट्टी कर दी थी, ठीक है, उसके अलावा मैंने डिस्कशन भी थोड़ा स्लो कर दिया है, जिससे कि आप लोग कंप्लीट तो कर पाओ कम से कम। बिना कंप्लीट किए मैं क्या करूंगा बताओ सिलेबस को भगा के, अगर आप लोगों में से टाइम पे इसको कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। रोटेशनल मोशन में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा जो बैकलॉग वगैरह थोड़ा बहुत जिसका रह गया है, वो जल्दी से कंप्लीट करके रोटेशन मोशन से जुड़ जाए हमारे साथ, है ना। सो दिस इज माय प्लान। तो बच्चों आज का डिस्कशन हम करने वाले हैं, और मुझे जहां तक याद है कि मैंने कहां से होमवर्क दिया था, ये कर लिया था हमने डिस्कस। शायद हमारा हेड ऑन कोलिजन से डिस्कशन होना था। कहां से? यहीं से होना था बच्चों। डिस्कशन होना कहां से बच्चों? हमारा डिस्कशन कहां से कहां तक है? अच्छा, 45 तक हो गया था। ओके, मुझे ये बताओ कि 45 से पहले ना, आर यू एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? चलो ये तो हो गया होगा। हाँ, यहां तक डिस्कस हो गया था, ठीक है ना। यहां तक हमारा डिस्कशन हो गया है ऑलरेडी, 45 तक। बताओ बच्चों, 46 से लेके 50 तक, 46 से लेके बच्चों 50 तक कोई डाउट है आप लोगों को? किसी को भी, किसी भी बच्चे को? 46 से लेके 50 तक। हाँ जी, 47 आदित्य का डाउट है, 47। और बाकी बच्चों का, राहुल का भी 47 डाउट है। और बाकी बच्चों का, और मतलब कोई डाउट हो आप लोगों का? आर्या वैदिक का 46, 47 उन्होंने पूछ लिया, 48, 49। ये कह रहे हैं कि द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू कम टू रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू कार्ट। ऐसा बच्चों कभी होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? जब भी कार्ट और ब्लॉक के बीच में टक्कर होगी ना, जब भी कार्ट और ब्लॉक के बीच में टक्कर होगी, इनके बीच में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा ही होगा, ठीक है ना। इनके बीच में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा ही होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर द ईच कोलिजन इज ई। द कार्ट स्टार्ट रेस्ट ऑन अ स्मूथ ग्राउंड एंड कैन फ्रीली मूव। तो इनके बीच में बच्चों हमेशा रिलेटिव, क्योंकि तुम्हें पता है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो होता है वो ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है। तो ई की वैल्यू अगर जीरो नहीं है, इसमें ई की वैल्यू जीरो नहीं है, तो इनके बीच में बच्चों टक्कर में बच्चों अगर जरा सा भी इलास्टिक बिहेवियर है, मतलब परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन नहीं हो रहा है, तो जब भी टक्कर होंगी बच्चों, उनके बीच में, दोनों के बीच में वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी आएगी आएगी। तो कार्ट के रिस्पेक्ट में बच्चों ये जो ब्लॉक होगा ना, इसका इसका वेलोसिटी कभी जीरो ही नहीं हो सकता। वेलोसिटी जीरो होने का मतलब समझ रहे हो कि दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई। किसकी? कार्ट की और ब्लॉक की। इज दिस पॉसिबल इन कोलिजन? कोलिजन में ये हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। इनकी जब जब टक्कर होगी तो इनके पास वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आई जाएगी। ओके, 47 क्या कहता है बच्चों? 3 ब्लॉक आर इनिशियली प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। द ब्लॉक A has a mass m and the initial velocity v. The block B with mass m and the block C has this mass initially at rest. Neglect friction. All collision are elastic. सारे collision बच्चों elastic हैं. The final velocity of the block A is. देखो तुम लोगों ने इसमें सारे collision कंसीडर नहीं किए होंगे। ये चल रहा है, इसके साथ टकराएगा। अच्छा, इलास्टिक collision ऑफ टू आइडेंटिकल बॉडीज जो होता है ना बच्चों, उसमें वेलोसिटीज क्या होती हैं? इंटरचेंज हो जाती हैं। पहले इसके पास वेलोसिटी थी, जब ये इससे टकराएगा ना तो ये रुक जाएगा, क्योंकि ये रुका हुआ था।
और अब ये वाला चलने लगेगा बच्चों v वेलोसिटी से, ठीक है। अब ये वाला चलने लगेगा v वेलोसिटी से। अब इन दोनों की टक्कर होगी, जब इन दोनों की टक्कर होगी ना बच्चों, तो उसके बाद आफ्टर द कोलिजन इसकी वेलोसिटी मैंने v1 मान ली और इसकी वेलोसिटी मैंने v2 मान ली। इन दोनों के लिए बच्चों एक तो मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करूंगा, मैं ये कहूंगा कि m इंटू वी मोमेंटम लेके आ रहा था, बाद में मोमेंटम m v1 प्लस का 4m v2 के बराबर हो गया, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन है, e की वैल्यू बच्चों 1 के बराबर होती है, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच वेलोसिटी क्या है, ये रुका हुआ था, ये वाला v वेलोसिटी से आ रहा था, तो v इक्वल टू सेपरेशन वेलोसिटी क्या है, ये ज्यादा तेजी से जा रहा होगा, v2 माइनस का v1 इज द सेपरेशन वेलोसिटी। ऊपर वाली जो इक्वेशन है ना बच्चों, वहां से v1 प्लस का 4v2 दिस कम्स आउट टू vv। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 5v2 इज इक्वल टू 2v, और यहां से बच्चों v2 की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 2v डिवाइडेड बाई 5 के बराबर, ठीक है। v2 की वैल्यू आ गई। अगर मैं v1 की वैल्यू देखूं बच्चों, v1, तो इस वाली इक्वेशन में v1 को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा v2 माइनस का v के बराबर। अगर आप इसकी वैल्यू यहां से यहाँ पुट करोगे तो ये आ रहा होगा माइनस का 3v डिवाइडेड बाई 5 के बराबर। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेलोसिटी v1 मैंने राइट में मानी है ना, ये नेगेटिव आने का मतलब है कि राइट में नहीं होगी, दिस विल बी इन द लेफ्ट डायरेक्शन। तो ये बच्चों पीछे की तरफ आएगा। अब जब ये पीछे की तरफ आएगा, वो उधर जा रहा है, ये पीछे की तरफ आएगा, तो फिर ये ए वाले से दोबारा टकराएगा और अपनी सारी वेलोसिटी इसको दे देगा, क्योंकि वेलोसिटीज क्या होनी है बच्चों, इसमें इंटरचेंज होनी है, ठीक है। तो 0.6v से ये वाला लेफ्ट की तरफ जाने लग जाएगा। दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ए वाला ऑप्शन बच्चों इसका इस तरीके से आएगा। क्या ये कोलिजन वाले केसेस समझ में आए? ठीक है, यू हैव टू कंसिडर ऑल द कोलिजन। डन बच्चों यहां तक? इसके बाद तुमने 48 वाला डाउट पूछा है, ठीक है। 46, 47, 48, 48 ही पूछा है ना, 49 भी है, ओके। A ball is dropped from a height 5 meter. The time after which the ball stop rebounding if coefficient of restitution between the ball and the ground is this. ये वाले क्वेश्चन बच्चों में इतनी देर से देख रहा था आप लोगों को ना। अब आप बच्चों एक काम करना, इसको आप एज ए इलस्ट्रेशन करो, ठीक है। मतलब एक इलस्ट्रेशन करवा रहा हूं मैं आप लोगों को ना। यहाँ पे ये दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं बच्चों ना इसमें। मैं क्लास में मतलब इसको करवाता हूं वैसे, लेकिन इस बार ये मिस हो गया। किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बच्चों? यहाँ पे दो तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं बता दे रहा हूं, आप इसको नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन बच्चों कुछ इस तरीके का होता है कि एक बॉल को आपने h हाइट से, एक बॉल है बच्चों जिसको आपने h हाइट से रिलीज कर दिया, जिसकी हाइट क्या है बच्चों, h के बराबर। आपने इस बॉल को बच्चों h हाइट से रिलीज कर दिया, ठीक है। तो अब बच्चों ये जाके यहाँ पे टकराएगी। तो जब ये टक्कर होगी ना इसकी, एट दैट टाइम इसकी जो वेलोसिटी होगी, मान लेते हैं वो v नॉट के बराबर है, ठीक है। तो ये कितनी वेलोसिटी से टकराएगी बच्चों, v नॉट वेलोसिटी से। आपको मैंने क्या पढ़ाया था कि जब भी ग्राउंड के साथ टक्कर हो या इनफाइनाइट मास की बॉडी या फिक्स सरफेस के साथ टक्कर हो, तो बॉडी कितनी वेलोसिटी से रिबाउंड करती है। तो रिबाउंड तो बच्चों वैसे इस लाइन में ही करेगी, यहाँ के टकराएगी, टक्कर के बाद इधर ही इसी लाइन में जाएगी। लेकिन इस लाइन में दिखाना मतलब थोड़ा वो हो जाएगा ना, तो मैं बच्चों इसको साइड में बना दूं, ठीक है ना। टक्कर के बाद वाली मोशन को मैं साइड में दिखा दे रहा हूं। तो टक्कर के बाद बच्चों इसकी जो वेलोसिटी होगी ना ऊपर की तरफ, वो e टाइम्स v नॉट के बराबर होगी, e टाइम्स v नॉट के बराबर। और फिर ये बच्चों ऐसे ऊपर जाएगा, फिर यहां से दोबारा आएगा। जब ये दोबारा आएगी ना बच्चों जमीन पे, मैं इधर क्यों दिखा रहा हूं, तुम समझ रहे हो इस चीज को पीछे? इधर बच्चों सिर्फ इसको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको मतलब एक लाइन में बनाना ठीक नहीं रहेगा ना इसको। अब ये ई वी नॉट से आ रही होगी, तो फिर जब अगली टक्कर होगी बच्चों, अगली टक्कर के बाद ये कितने से रिबाउंड करेगी, तो अगली टक्कर के बाद बच्चों ये रिबाउंड करेगी अगेन ई स्क्वायर वी नॉट से।
अभी बच्चों ई स्क्वायर वी नॉट से जाएगी, ठीक है, ई स्क्वायर वी नॉट से, तो ये यहां तक गई और फिर ये यहां से फिर दोबारा आ जाएगी। तुम समझ रहे हो बच्चों, हर बार ये रिबाउंड करती रहेगी, रिबाउंड करती रहेगी, और धीमे 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 इसकी जो मोशन है रुक जाएगी। तो किसी बॉल को अगर तुम किसी सरफेस पर छोड़ते हो तो वो थोड़ी देर बाद टप्पा खा खा के धीमे 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 उसकी मोशन फाइनली रुक जाती है ना। तो आपसे दो चीजें पूछी होती हैं, एक तो आपसे पूछा होता है टोटल टाइम ऑफ मोशन, टाइम ऑफ मोशन, ठीक है, एक तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा होता है, दूसरा पूछा होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। इसने जो टोटल डिस्टेंस चली होगी ना, मैं इसलिए बोलता हूं बच्चों, कई बार डिस्कशन के दौरान हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाने का मन कर जाता है, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट उन लोगों को कभी समझ में नहीं आएगा जो डिस्कशन नहीं देखते होंगे, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन्होंने हमसे पूछा है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताना है और ये बताना है। तो कैसे करेंगे बच्चों इसको कैलकुलेट, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। पहले कौन सा, टोटल टाइम वाला। बच्चों इसका जो टाइम होगा, पहले यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा, रूट के अंदर 2h/g के बराबर। हाँ भाई, h हाइट से अगर किसी चीज को ड्रॉप करते हो तुम तो g एक्सेलरेशन है, यही आएगा। फिर टाइम कितना होगा बच्चों, यहां से ऐसे करके जाने वाला, तो ये तो बच्चों वर्टिकल प्रोजेक्शन वाला केस हो गया, 2ev0 डिवाइड बाई जी के बराबर। अरे 2u/g के बराबर आता है ना टाइम। अगला कितना होगा बच्चों, 2e²v0 डिवाइडेड बाई जी के बराबर, 2e⁻³ डिवाइड बाई जी के बराबर, एंड सो ऑन। ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास टाइम, ठीक है। अच्छा, v0 की जो वैल्यू होगी ना बच्चों, पहली बार जब टक्कर हो रही है वो रूट के अंदर 2gh के बराबर होगी। अगर आप इसको पुट कर दो यहाँ पे v0 को, तो रूट के अंदर 2gh, तो मतलब ये रूट के अंदर 2h/g इसमें भी आ रहा होगा। तो जो टाइम आएगा ना बच्चों, आप रूट के अंदर 2h डिवाइडेड बाई जी कॉमन ले लेना, ठीक है। रूट के अंदर 2h डिवाइडेड बाई जी कॉमन ले लेना, 1 प्लस का 2e, 2e² 2e³ एंड सो ऑन, ठीक है। ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास ना टोटल टाइम जो है। अब ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ना बच्चों, रूट के अंदर 2h डिवाइडेड बाई जी, ये जो 1 है ना बच्चों, यहाँ पे प्रॉब्लम पता क्या आ रही है, यहाँ पे सब जगह 2 है, यहाँ 1 है। तो एक काम करना, एक 1 अपनी तरफ से ऐड करना, 1 एक अपनी तरफ से माइनस करना, तो यहाँ पे भी 2 बन जाएगा। 2 को ले लेना बच्चों कॉमन, 1 प्लस का e² एंड सो ऑन, एक लास्ट में 1 और बचेगा, ठीक है, वो -1 जो हमने किया था। अगर आप ये देखो तो एक जीपी बन रही है, और वो भी इनफाइनाइट जीपी। तो रूट के अंदर 2h डिवाइडेड बाई जी, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस का e के बराबर, और यहाँ पे एक -1 और रखा होगा। तो t की वैल्यू आ जाएगी बच्चों रूट के अंदर 2h डिवाइडेड बाई जी, 2 माइनस का 1 प्लस, तो ये आ जाएगा बच्चों 1 प्लस का e डिवाइडेड बाई 1 माइनस का e के बराबर। e की वैल्यू बच्चों जैसे हमारे वाले क्वेश्चन में 1/2 दे रखी है, h की वैल्यू हमारे वाले क्वेश्चन में 5 मीटर दे रखी है, तो t की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 5 रखोगे 10 डिवाइड बाई 10 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस का 1/2, 1 माइनस का 1/2, ये बच्चों 3 सेकंड के बराबर आ जाएगा आंसर ना। तो ये बच्चों इस तरीके से होने वाला क्वेश्चन है। ये कॉमन कैसे लिया, ये वाला ना बताता हूं, रुको। यहाँ पे तो रूट के अंदर 2h/g है ही, जैसे तुम इस v0 की वैल्यू रूट के अंदर 2gh रखोगे ना, यहाँ पे एक यहाँ पे g है, तो यहाँ पे भी बच्चों इसकी जो वैल्यू है ना v0/g, अगर तुम इसको v0 को g से डिवाइड करो तो देखो ये रूट के अंदर 2h/g बचेगा। ये जो v0/g है ना, रूट के अंदर 2h/g बन जाएगा, यही टर्म बन जाएगी v0/g जो है ना इसके बराबर है। देखो रखो यहाँ पे, डिवाइड करो उसको g से, तो एक रूट के अंदर है g और एक नीचे g आ रहा होगा, ये वाला पूरा। तो ये रूट के अंदर पूरा, मैं ये कह रहा हूँ v0 डिवाइडेड बाई जो g है ना, ये रूट के अंदर 2h/g है। देखो इस चीज को, तो यहां भी v0 था, यहां भी v0 था, मतलब हर v0/g v0/g हर जगह था, मतलब रूट के अंदर 2h/g हर जगह था। कॉमन ले लिया मैंने ये, तो क्या बचा, यहाँ 1 बचा, और यहाँ पे 2e बचा, यहाँ पे 2e² बचा, 1 प्लस 2e 2e² एंड सो ऑन। आया समझ में कॉमन लेने वाली बात? ओके, अब आते हैं बच्चों सेकंड वाले पार्ट में, जो डिस्टेंस है। डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो डी कैसे लिखूंगा बच्चों, h प्लस, ये यहां से यहां तक जाके लौट के आएगा, तो इसका h मैक्स जो होगा ना, उसका 2 टाइम्स e² v0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, e⁻4 v0 का स्क्वायर
डिवाइड बाई 2g एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। देखो बच्चों वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी जो होगा ना 2g, वी नॉट किसके बराबर है, वी नॉट है रूट के अंदर 2gh के बराबर, उसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2g ये होगा h के बराबर। तो यहाँ भी वी नॉट उसका डिवाइड बाई 2g है, यहाँ भी है, सब जगह पे है। तो d की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, h आ जाएगा कॉमन, ये बचेगा 1 प्लस का 2e स्क्वायर प्लस का 2e की पावर 4 एंड सो ऑन। अगेन बच्चों +1 और -1 कर लेना, d की वैल्यू आ जाएगी h, 2 कॉमन ले लेना, 1 प्लस का e स्क्वायर प्लस का e की पावर 4 एंड सो ऑन, लास्ट में एक -1 आ जाएगा। तो d की वैल्यू आ जाएगी बच्चों h, 2 डिवाइड बाई 1 माइनस का e का स्क्वायर -1 h, 1 प्लस का e का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस का e का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको याद भी रख सकते हो। टाइम में बच्चों क्या आता है, ऊपर रूट के अंदर 2h/g तो आता ही आता है, 1 प्लस का e डिवाइड बाई 1 माइनस का e आता है, जबकि उसमें 1 प्लस का e स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस का e स्क्वायर आता है। ये दोनों चीजें बच्चों, दोनों के दोनों केस आपके नोटबुक में ऐड कर लेने हैं आपको ना। डन बच्चों, तो ये वाला तो हो गया, 48 भी हो गया तुम्हारा। 49, द डायग्राम शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द टू मासेस r एंड s दैट कोलाइड इलास्टिकली। ठीक है, ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बच्चों। s वाला पहले रेस्ट पे था, s वाला रेस्ट पे था और r वाले ने आके उसको टक्कर मारी है, तो r हो गया और ये s हो गया। r की वेलोसिटी दे रखी है 0.8 मीटर पर सेकंड के बराबर। इनकी टक्कर होना स्टार्ट हुई बच्चों कब, 1 माइक्रो सेकंड पे। टक्कर कितने टाइम तक हो रही है, 3 माइक्रो सेकंड तक। 2 माइक्रो सेकंड में इनका टक्कर हो गया है, माइक्रो सेकंड। उसके बाद क्या हुआ है बच्चों, उसके बाद r और s के साथ r की वेलोसिटी हो गई है बच्चों 0.2 मीटर पर सेकंड, और s वाले की वेलोसिटी हो गई है बच्चों 1 मीटर पर सेकंड के बराबर। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। देखो क्या ये जो होगा ये मिड पॉइंट होगा क्या बच्चों, ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट ही आ रहा है ना बच्चों। देखो ये करीब करीब 5 के करीब आ रहा होगा। इसका 2 सेकंड में घट के 0.8 से कितना हो रहा है, 0.2, तो बीच में क्या आएगा, 0.8 और 0.2 के बीच में 0.5, तो बीचों बीच में इसकी वेलोसिटी 0.5 हुई होगी। इसकी 1 से 0 से 1 हो रही है, तो बीच में क्या आया होगा, 0.5। मतलब दोनों की वेलोसिटी बिल्कुल बीचों बीच में टक्कर के दौरान, टक्कर यहां से यहां तक हो रही है बच्चों, टक्कर के दौरान बीचों बीच में इनकी वेलोसिटी जो है सेम हो जाएगी। तो द वेलोसिटी ऑफ आरएस वर इक्वल एट द मिड पॉइंट ऑफ द कोलिजन। ये इंपॉर्टेंट चीज है, एट द मिड पॉइंट, एग्जैक्टली मिड में ही इन दोनों की वेलोसिटी 0 मतलब बराबर हुई होगी। ठीक है, ओके। आर एंड एस मूव इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर द कोलिजन, दोनों की वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन पॉजिटिव है, मतलब दे बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। दिस इज आल्सो करेक्ट। द मास ऑफ आर वाज ग्रेटर देन मास ऑफ एस, ये आप लोगों को बच्चे बताना है कि मास ऑफ, इसको m1 लिख देते हैं, इसको m2 लिख देते हैं, m1 और m2। क्या लिखूंगा मैं, m1 इंटू 0.8, m1 इंटू 0.2 प्लस m2 इंटू 1, m2 जो आएगा ना वो 0.6 m1 के बराबर आएगा। तो ऑब्वियस बात है m1 ज्यादा होगा m2 से, तभी ऐसा हो रहा है। m1 की वैल्यू जो आएगी ना वो 10/6 मतलब 5/3 m2 के बराबर आएगी। सर वो जो डिस्टेंस निकाला है वो हाइट्स का समय या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टली तो मूव ही नहीं करेगा ना वो यार, वही तो मैं समझा रहा था तुम्हें। वो तो मैंने डायग्राम मैंने ऐसे बनाया कि इधर की तरफ चला दिया, क्योंकि मैं एक लाइन में नहीं दिखा सकता ना सारी पॉसिबिलिटीज को, सारी डायग्राम को एक लाइन में नहीं बना सकता ना, वो इधर ही ऐसे ही ऑक्सीलेट करेगा ना, ऊपर नीचे बस वहीं रुक जाएगा।
समझ में आया पिछले वाले केस में? भाई ये जो मैंने इधर जो चलाया है ये तो मैंने सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए चलाया, नहीं तो ये तो यहीं ऑक्सीलेट करेगा ना, यहीं पे यहीं रुकेगा। फिफ्टी वाला तुमने पूछा ही नहीं है किसी ने। 51 से लेके बच्चों 55 तक, 51 से लेके 55 तक, जल्दी बताओ 51 से 55 तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो? फिफ्टी वन, 52, 53, 55, मतलब 54 वाले पर तुमने उसको बख्श दिया है। ओके, a ball is bouncing down a set of stairs, the coefficient of restitution is e, the height of each step is d। तो ठीक है, ऐसे बना लिया ना, ये हर एक की हाइट d के बराबर दे रखी है। And the ball bounces one step h at each bounce. After each bounce, the ball rebound to a height h above the next lower step. जैसे बच्चों मान लो बॉल यहां से आई, यहां पे ना, यहां टकराई, टकराने के बाद ये जो रिबाउंड कर रही है ना, अगली वाली स्टेप से एच हाइट तक जा रही है। देखो इस लाइन को पढ़ो, आफ्टर ईच बाउंस, जैसे यहां पे बाउंस लिया इसने, द बॉल रिबाउंड्स टू अ हाइट एच अबव द नेक्स्ट लोअर स्टेप, अगली वाली स्टेप से एच हाइट ऊपर तक जा रही है। यहां पे जब बाउंस ले रही है ना, तो अगली वाली स्टेप से एच ऊपर तक जा रही है बच्चों, ठीक है। मान लो ये जो टकराने आ रही थी ना नीचे की तरफ, तब इसकी स्पीड वी नॉट के बराबर थी, टक्कर के बाद इसकी स्पीड ई वी नॉट हो गई होगी। तो ईवी नॉट से इसकी जो मैक्सिमम हाइट जा रही है, ईवी नॉट से ही मैक्सिमम जो जा रही है हाइट, वो एच माइनस का डी के बराबर होगी या नहीं होगी? आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा, सेम चीज बच्चों यहां पे हुई होगी, जब ये यहां पे आके टकराई होगी तो ये यहां से ऊपर गई होगी ऐसे, फिर यहां टकराई, फिर यहां पे गई, फिर यहां टकराई, फिर यहां पे गई। तो ये पता है तुम्हें, इस वाली स्टेप से ये कितने ऊपर से आई है? एच हाइट से। तो वी नॉट की वैल्यू, मान लो कोई चीज यहां पर रेस्ट पे थी, तो एच हाइट से जब तुम गिराते हो तो वी नॉट की वैल्यू क्या आएगी? रूट के अंदर 2gh के बराबर। अरे इस वाली स्टेप से तो ये एच हाइट से आके टकरा रही है ना भाई, देखो इस जगह टकराई, अब ये जाती है एच हाइट ऊपर फ्रॉम हियर, तो यहां से एच हाइट ऊपर गई और लौट के आई वहां से। तो मतलब ऐसा समझो ना कि यहां पे ये रेस्ट पे थी, यहां से एच हाइट से गिरी, तो वी नॉट रूट के अंदर 2gh के बराबर होगा। आप बोलोगे सही है। इसकी जो मैक्सिमम हाइट है ना, वो एच माइनस का डी के बराबर है, तो एच माइनस का डी जो मैक्सिमम हाइट है, दिस इज इक्वल टू ई स्क्वायर वी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। वी नॉट से टकराई, रिबाउंड की ई वी नॉट से, ई वी नॉट से मैक्सिमम हाइट कितना ऊपर जा रही है ये अपनी, जहां पर टक्कर होने के बाद कितना ऊपर जा रही है? एच माइनस का डी। वी नॉट की वैल्यू रख देंगे बच्चों 2gh, 2g से 2g कट जाएगा तो ई स्क्वायर एच आ जाएगा। तो इन्होंने पूछा है बच्चों हमें, एच जो होगा ना वो 1 माइनस का ई स्क्वायर इज इक्वल टू डी के बराबर आएगा। तो एच अपॉन डी की वैल्यू जो होगी ना बच्चों, 1 अपॉन 1 माइनस का ई स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये वाला ना। तो अगर शीट का क्वेश्चन तो हर एक अच्छा है, क्या बात करते हो। लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 52। Two particles of equal mass m are moving with velocities this and this respectively. If the particle collide completely inelastically, then the energy lost in the process is, completely inelastically टकरा रहे हैं मतलब दोनों चिपक जाएंगे, ठीक है। दोनों क्या हो गए बच्चों? चिपक गए। कंप्लीटली इनलास्टिकली टकराने का क्या मतलब है बच्चों? देयर इज नो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन हो ही नहीं रहा है। बच्चों एक बात बताओ कि दोनों पार्टिकल जब टकराएंगे तो दोनों के पास कुछ मोमेंटम था,
आफ्टर कोलिजन वो एक ही पार्टिकल बन गया, तो उसके पास कुछ मोमेंटम आएगा और ये मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। तो जो आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी है ना बच्चों, क्योंकि दोनों चिपक गए, वो मान लो v के बराबर है, v तो इसमें यूज कर रखा है, तो v डैश के बराबर है, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्व कर दो। अच्छा v डैश वेक्टर होगा 2m v डैश वेक्टर, ये होना चाहिए बच्चों इनिशियल मोमेंटम के बराबर एम वी आई कैप, एम वी बाई टू आई कैप, एम वी बाई टू जे कैप। तो 3/2 एम वी आई कैप प्लस का, एक काम करना बच्चों, वी डैश की वैल्यू पता कर लेना, वी डैश वेक्टर की वैल्यू तो ये हो जाएगा 3/4 और ये 1/4 वी जे कैप हो जाएगा। तो इसकी जो मैग्नीट्यूड आएगी ना बच्चों फाइनल वाली वेलोसिटी का, वो आएगा 1/4 तो बाहर आ जाएगा रूट के अंदर, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच कम्स आउट टू बी 10, तो रूट के अंदर 10/4 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी इनकी, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर प्लस का हाफ एम, ये वेलोसिटी कितनी होगी v/2 और v/√2 का स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है बच्चों, हाफ मास हो गया 2m और ये 10/16 के बराबर, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई है, ठीक है, विच इज 5/4 mv स्क्वायर। फाइव बाई फोर mv स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 3/4 mv स्क्वायर, ठीक है। लॉस कितना हो गया बच्चों, दिस माइनस का दैट, दिस, ओके कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। थ्री बाई फोर और 1/4, तो स्पीड आ जाएगी इसकी देखना बच्चों क्या गड़बड़ करके बैठा हूं मैं, वी स्क्वायर बाई 4 प्लस वी स्क्वायर बाई 4 वी स्क्वायर बाई 2 वी बाई √2 हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी बाई √2 का स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ 2m 10v स्क्वायर डिवाइड बाई 16। अच्छा ये गलती कर दी ना मैंने यहाँ पे, बाई 8 आएगा, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 6/8 mv स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इतनी थी, फाइनल ये हो गई है बच्चों, तो ये बनेगा 1/8 mv स्क्वायर के बराबर, ठीक है। लॉस जो है ये बनेगा, हाँ मैंने वहां पे गलती करके बैठा हुआ था ना, ठीक है भाई। तो 52 बच्चों इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 53, after a perfectly inelastic collision between two identical particle moving with the same speed in the different direction, the speed of the particle becomes half of the initial speed। तो एक बॉडी बच्चों ये थी और एक बॉडी मान लो ये थी, दे बोथ वर मूविंग along these directions, एक इस लाइन के along मूव कर रहा था, एक इस वाली लाइन के along मूव कर रहा था। सपोज करो ये इस लाइन के along मूव कर रही थी, ये वाली इस लाइन के along मूव कर रही थी, दोनों की स्पीड सेम है, विद मूविंग विद द सेम स्पीड, ये दोनों v और v से मूव करके आ रही थी, ठीक है। इनके बीच का एंगल मान लो थीटा था, ये वाला, इसका मास m है, इसका भी मास m है। अब होगा क्या बच्चों कि इनकी जो स्पीड है ना वो दोनों चिपक गई टक्कर के बाद, है ना।
तो ये बताओ मेरे को कि टक्कर के बाद ये जो है दोनों के दोनों, क्या इन दोनों के एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन के अलोंग मूव करेंगे या नहीं करेंगे, दोनों जब चिपक जाएंगे तो? दे विल बी मूविंग लाइक दिस, दोनों मिला के। एक बड़ी बॉडी बना देते हैं, ठीक है इसको। सो दे बोथ विल बी मूविंग लाइक दिस, और इन्होंने बोला है कि v/2 से मूव कर रही होंगी, ठीक है। तो ये एंगल बच्चों θ/2 के बराबर है, ये एंगल भी θ/2 के बराबर है, ठीक है। θ/2 और ये हो गया θ/2 के बराबर। तो बस क्या करेंगे, इनके बीच का एंगल पूछा है इन्होंने, तो आप ये कहोगे कि सर इसका जो इधर मोमेंटम है ना, ये θ/2 होगा एंगल, इसका जो इधर मोमेंटम है ये एंगल θ/2 के बराबर होगा, और इसका मोमेंटम इधर आएगा, इसका इधर आएगा, तो इधर तो नेट मोमेंटम 0 हो जाएगा, ठीक है। इधर वाला मोमेंटम तो mv cos θ/2 प्लस का mv cos θ/2, मतलब 2 टाइम्स कर देंगे, दिस शुड बी इक्वल टू 2m इंटू v/2 के बराबर। तो cos θ/2 जो है ना बच्चे, यहाँ से 1/2 के बराबर आ जाएगा, थीटा 120 डिग्री के बराबर आ जाएगा, क्योंकि θ/2 60 डिग्री होगा तो थीटा 120 डिग्री होगा। तो दो बॉडी जो सेम स्पीड से 120 डिग्री एंगल पे आ रही है, टक्कर के बाद अगर वो चिपक जाती हैं तो बिल्कुल बीचों बीच में एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन के अलॉन्ग जाएंगी, और वो आधी स्पीड से जाएंगी। अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि हॉरिजॉन्टली चलाना था, तुम ऐसे भी बना सकते थे बॉडीज को ना, ऐसे जाते हुए ऐसे, तो ये फिर टक्कर के बाद ऐसे जाएंगी, मतलब ना इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन पे जाएंगी। क्यों? क्योंकि देखो, जो भी डायरेक्शन में तुम एंगल बनाओ ना, एक लाइन ड्रॉ कर लेना परपेंडिकुलर, मतलब बाइसेक्ट करते हुए, और एक उसके परपेंडिकुलर, तो इसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों का मोमेंटम होगा ना, वो बराबर होगा इस बाइसेक्ट वाली लाइन के लिए। तो ये थोड़ा सा ये अंडरस्टैंडिंग आएगी आपको एक्सपीरियंस से, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा बच्चा हमारे पास 120 डिग्री। 54 किसी ने पूछा नहीं है, 55। Two smooth sphere made of identical material having mass m and 2m undergoes an oblique impact as shown in the figure. The initial velocity of the masses are also shown. ठीक है भाई, initial velocity हमें दे रखी है। The impact force is along the line joining their centers along the x-axis. अच्छा, ये ध्यान रखना बच्चों, जो impact force है ना वो x-axis के along है, ठीक है। तो जो भी इनके मोमेंटम में जो चेंज होने हैं ना, वो x-axis के along होने, y-axis में कुछ भी चेंज नहीं होना। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है, द वेलोसिटी ऑफ द मास आफ्टर देयर इंपैक्ट विल बी। तो एक काम करना बच्चों, ये जो साइन फाई है ना, आपको 4/5 के बराबर दे रखा है, मतलब फाई की वैल्यू 53 डिग्री के बराबर दे रखी है, ठीक है। फाई की वैल्यू 53 डिग्री के बराबर दे रखी है। तो ये बॉडी आ रही थी 10 मीटर पर सेकंड से, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा 10 cos फाई और 10 sin फाई। तो ये 8 मीटर पर सेकंड से इधर आ रही है, और 6 मीटर पर सेकंड से इधर आ रही है। ये वाली बच्चों 5 cos फाई 3 मीटर पर सेकंड से बच्चों, ये वाली बॉडी इधर आ रही है और इधर जा रही है 4 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। इनके जो मोमेंटम चेंज होने हैं ना बच्चों, ओनली एक्स एक्सिस के अलोंग होने हैं। तो मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग हम इसको एक तरीके से हेड ऑन कोलिजन की कंडीशन लेंगे, और वाई डायरेक्शन में इनकी मोशन बच्चों अनअफेक्टेड रहेगी। तो इसका जो वाई कंपोनेंट होगा ना बच्चों, वो 8 ही रहेगा, -8, ठीक है। इस वाली बॉडी का -8 जे कैप यहाँ पे दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इस वाली बॉडी का वाई कंपोनेंट 4 मीटर पर सेकंड रहेगा प्लस का। तो ये ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गया बिकॉज ऑफ दिस। 4 और 4, इसमें भी प्लस का 4 दे रखा है, प्लस का 4 प्लस का 4, मतलब इनसे हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मतलब हमें इन दोनों की इस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी। तो अब बस मैंने क्या बोला था बच्चों, ऑब्लिक कोलिजन को आप ब्रेक कर सकते हो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग और लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर। इन्होंने लाइन ऑफ इंपैक्ट हमें बोल दिया एक्स एक्सिस, क्योंकि इसी लाइन के अलोंग मोमेंटम के चेंज हो रहे हैं। तो बस एक बॉडी जो कि मास 2m है, ऐसे आ रही होती कितने से, 3 मीटर पर सेकंड से। एक बॉडी जिसका मास m है, ऐसे आ रही है 6 मीटर पर सेकंड से। ये सही लिखा है क्या मैंने? 5 cos 53। ठीक है भाई, ये हो गया। तो आफ्टर कोलिजन बच्चों मैं क्या करूंगा,
इसकी वेलोसिटी इधर मान ले रहा हूं v1 और इसकी इधर मान ले रहा हूं बच्चों v2, ठीक है, या इसको v2 बोल दो, इसको v1 बोल देते हैं क्योंकि उसका मास m है, ऐसे, ठीक है भाई, ऐसे मान ली मैंने। तो एक तो मोमेंटम कंजर्व करो अलोंग एक्स एक्सिस। मोमेंटम कितना है बच्चों, 0, 2m इंटू 3 प्लस का और 6m इंटू 6 इंटू m, m इंटू 6 माइनस का, दिस शुड बी इक्वल टू m इंटू v1 माइनस का 2m इंटू v2। तो ये इससे कट जाएगा, v1 इज इक्वल टू 2v2 के बराबर आ जाएगा हमारे पास ना, पहली इक्वेशन ये आ जाएगी। तो v1 जो है बच्चों 2v2 के बराबर हमारे पास आ गया। अगली बच्चों कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E विच इज 5/9। तो ये आएगा बच्चों तुम्हारे पास 5/9 जो है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v1 प्लस का v2 डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच हो रहा था 3 प्लस 6 से, तो v1 प्लस का v2 बच्चों हमारे पास 5 के बराबर आ गया। v1 की वैल्यू लाके रख देना बच्चों यहाँ पे 2v2, तो 3v2 हमारे पास 5 के बराबर आ गया, v2 जो है 5/3 के बराबर आ गया, तो v1 जो है v1 10/3 के बराबर आ जाएगा। एक 10/3 होगा, एक 5/3 होगा, तो 10/3 और 5/3 बच्चों मैंने उल्टा माना है v2 को, मतलब माइनस का 5/3, ठीक है। तो हमारे पास सी ऑप्शन बच्चों यहां से आ जाएगा। सो मैंने बताया था ना कि ऑब्लिक कोलिजन में अगर तुम्हें लाइन ऑफ इंपैक्ट पता लग जाए, अगर तुम लाइन ऑफ इंपैक्ट पता कर पा रहे हो ऑब्लिक कोलिजन में, तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग आपको हेड ऑन कोलिजन की कंडीशन लगानी है, वही मोमेंटम कंजर्वेशन, ई की इक्वेशन, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग, और लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटीज अनअफेक्टेड रहेंगी अगर दोनों बॉडी स्मूथ हैं तो, ठीक है। अगर स्मूथ बॉडीज का कोलिजन हो रहा है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन अनअफेक्टेड रहेगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब लाइक अप टू 60 बच्चों, कोई डाउट है किसी बच्चे को? 60 तक, 60 तक। वो गलती से सी और डी ऑप्शन सेम हो गए होंगे, लेकिन सी और डी ऑप्शन सेम है क्या? एक आध जगह वो माइनस लगाना भूल गए होंगे, ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक होगी। हाँ भाई, अगले वाले पार्ट में (56 and 57), 56 and 57, ओके। एक काम करना बच्चों, इधर एक्स एक्सिस मान लेना और इधर वाई एक्सिस मान लेना, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। इसकी वेलोसिटी एक तो इधर आएगी परपेंडिकुलर, और एक इधर आएगी, ठीक है। इस एंगल को थीटा बोल देना। इलास्टिक कोलिजन हो रहा है बच्चों, तो ये होगा v cos थीटा और ये होगा v sin थीटा। टक्कर के बाद ये वाला कंपोनेंट अनअफेक्टेड रहेगा बच्चों, और ये वाला उल्टा हो जाएगा, मतलब ये एंगल भी थीटा के बराबर ही रहेगा। सो अगर मैं इसकी वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन देखूं, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज माइनस का v cos थीटा आई कैप माइनस का v sin थीटा जे कैप। ये थी बच्चों टक्कर से पहले। टक्कर के बाद बच्चों पता क्या होगा, अलोंग दिस सरफेस ये वाली वेलोसिटी तो अनअफेक्टेड रहेगी और ये वाली ई टाइम्स हो जाएगी, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बच्चों यहां पे ई दे रखा है हमें। तो पहला कोलिजन जब होगा ना बच्चों, उसके बाद जो वेलोसिटी होगी ना वो माइनस का ई वी कॉस थीटा आई कैप माइनस का वी साइन थीटा जे कैप। ये वाला इधर वाला कंपोनेंट तो ये सेम ही रहेगा, बस वो वाला बच्चों उल्टा हो जाएगा। और जब ये यहां पे आके टकरा रहा होगा ना बच्चों, तो इसके पास दो वेलोसिटीज होंगी, ई वी कॉस थीटा इधर की तरफ
और ये वाली जो परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी है v sin थीटा, ये ऐसे रहेगी। अब टक्कर के बाद क्या होगा बच्चों कि ये टक्कर के बाद ये कंपोनेंट, यहां पे टक्कर के बाद ये कंपोनेंट e टाइम्स हो जाएगा। तो जो सेकंड टक्कर जब होगी ना, तो ये हॉरिजॉन्टल, इसके पैरेलल वाला कंपोनेंट तो सेम ही रहेगा, ये वाला। अच्छा, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि इधर टक्कर मार के ये ऐसे जाने लगा ना, तो एक्स एक्सिस में, ठीक है, प्लस हो जाएगा यहाँ पे ना। और अब ये उल्टा हो जाएगा ये वाला कंपोनेंट, तो ये भी प्लस हो जाएगा, e v sin थीटा जे कैप। सो अगर तुम देखो ना बच्चों, ये जो वेलोसिटी है ना, इस वाली वेलोसिटी का माइनस का e टाइम्स है, तो फाइनल वेलोसिटी जो होगी ना, माइनस का e टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी होगी। ये ऐसे हो जाएगा बच्चों ना आपके पास। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 56 57। अगेन बच्चों, तुम एक चीज समझने की कोशिश करो कि जिस डायरेक्शन में, सर आपने कहा था कि एंगल इक्वल नहीं होंगे कोलिजन के बाद, जब इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन होगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने एंगल बेशक लिख दिया है, लेकिन आई डिड नॉट यूज दिस इंफॉर्मेशन। इसकी जरूरत ही नहीं है मेरे को ना यूज करने की, क्योंकि मैंने कहीं भी यहाँ पे इस एंगल को इस एंगल से रिलेट नहीं किया, मैंने वो गलती से लिख दिया था ये ना। मैंने तो इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लिए, एक परपेंडिकुलर और एक अलोंग दी वॉल, दो कंपोनेंट कर लिए। मुझे ये पता है कि पहले ये वाला कंपोनेंट जो उल्टा हो जाएगा और ई टाइम्स हो जाएगा, ये अनइफेक्टेड रहेगा। फिर जब ये दूसरी टक्कर जब यहां होगी ना, तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये ई टाइम्स हो जाएगा उल्टा, ठीक है। तो एक तरीके से इसके दोनों कंपोनेंट ई टाइम्स हो गए और उल्टे हो गए, तो ये कंपोनेंट यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो इधर ई टाइम्स और इधर ई टाइम्स, ये कंपोनेंट का ई टाइम्स, तो जो वेलोसिटी इनिशियल थी उसका ई टाइम्स माइनस का ई टाइम्स हो जाएगा। उसकी जरूरत ही नहीं है, बस मुझे वो कंपोनेंट करने के लिए स्टार्टिंग में थीटा की जरूरत थी। टक्कर के बाद थीटा ऑब्वियस बात है सेम नहीं होगा इस केस में, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन नहीं है। अगर इलास्टिक होता तो थीटा दोनों के सेम होते, ठीक है। दिस इज नॉट इलास्टिक कोलिजन। 56 हो गया बच्चों। 57, यस। A ball of mass m strikes the fixed inclined plane after falling through a height h. If it rebound elastically, the impulse on the ball is, इसका तो बच्चों मान लो यहाँ पे जब आई ना, तो v नॉट स्पीड से आ रही थी, ठीक है। ये एंगल थीटा था, तो ये 90 माइनस का थीटा के बराबर होगा, 90 माइनस का थीटा। इलास्टिक कोलिजन है बच्चों, यहाँ पे देख रहे हो तुम, तो ये नॉर्मल ड्रॉ कर लेना, ये एंगल थीटा, तो ये नॉर्मल के साथ बच्चों थीटा एंगल पे रिबाउंड करेगा, और इलास्टिक कोलिजन है तो सेम स्पीड से रिबाउंड करेगा, जितनी से आया उतने से ही। इसमें तो एंगल सेम रहेगा दोनों साइड, इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन में एंगल सेम रहता है, तो ये इस तरीके से रिबाउंड कर जाएगा। जो इंपल्स लगाए ना बच्चों, वो सिर्फ इस डायरेक्शन में लगाए, तो इस डायरेक्शन में इसका इनिशियल मोमेंटम कितना था पहले, ये एंगल थीटा है तो ये वाला थीटा होगा, तो v cos थीटा इधर की तरफ था, मोमेंटम इसका v sin थीटा बच्चों इधर की तरफ था। आप बोलोगे सर कैसे लिखा आपने ये कि एंगल सेम रहेगा? बच्चों इसकी वेलोसिटी का जस्ट बिफोर द कोलिजन मैंने दो कंपोनेंट कर लिए, एक इंक्लाइन के परपेंडिकुलर और एक इंक्लाइन के अलोंग। इंक्लाइन के अलोंग आया v sin थीटा, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर आया v cos थीटा। हमें पता है कि टक्कर के दौरान इंपल्स जो है ना, इस वाले वेलोसिटी को अफेक्ट करेगा, इस वाली को अफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज अ स्मूथ सरफेस। तो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ इंपैक्ट नॉर्मल के अलोंग होगी, नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी चेंज होगी, और क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो ये ई टाइम्स उल्टा हो जाएगा। ये ई की वैल्यू 1 के बराबर है, तो बच्चों ये उल्टा हो जाएगा, मतलब टक्कर के बाद ये वाला कंपोनेंट तो v sin थीटा ही रहेगा ये वेलोसिटी का, ये वाला v cos थीटा हो जाएगा। तो टक्कर के बाद ये वेलोसिटी आ जाएगी ऐसे करके, ठीक है। इधर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन इधर मोमेंटम में चेंज आएगा, तो डेल्टा पी जो होगा ना, वो नॉर्मल के अलोंग होगा बच्चों, और वो 2mv cos थीटा के बराबर होगा। तो ये है बच्चों मोमेंटम का चेंज, 2mv cos थीटा के बराबर। v की वैल्यू जो है ना बच्चों, रूट के अंदर 2 इंटू जी इंटू एच के बराबर है। v की वैल्यू जो है रूट के अंदर 2 इंटू जी इंटू एच के बराबर है। इसको ले जाके यहाँ पे पुट कर दो, तो डेल्टा पी जो आएगा ना, वो 2m रूट के अंदर 2gh cos थीटा के बराबर आ जाएगा। 2m cos थीटा रूट के अंदर 2gh इज द आंसर। है
यूट्यूब वाले में डालो ना, वो यूट्यूब का जो सिंबल होता है प्रभजीत के साइड में, प्रोजेक्टाइल मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, और भी टॉपिक तो है हमारे, तो साइड बाय साइड लिखवा दो ना, इधर इधर। और टेलीग्राम के साथ साथ यूट्यूब का भी डाल दो। हाँ वो अपलोड कर रखा है ना, वर्क पावर एनर्जी अपलोड कर रखा है हमने हमारे फ्री कोर्सेज ऑफ यू। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखवाओ, ये थोड़ा सही नहीं लग रहा मेरे को ना, उतना हाईलाइट नहीं हो रहा, थोड़ा बड़ा करवाओ उसको ना, उस चीज को। मुझे लगता है कि येलो अच्छा नहीं लगेगा उसमें ना, ब्लैक में उतना उतना वो दिखेगा नहीं दूर से। हाँ येलो की। और ये जो तुमने लिखा है ना कि डाउनलोड करें, और फिर तुमने नीचे वेबसाइट की लिंक डाली है, ऐप की थोड़ी है ये। डाउनलोड करें हमारी ऐप या फिर विजिट करें वेबसाइट, ठीक है। उसको थोड़े से चेंजेस करवाओ पहले ना, फिर मैं क्लास के बाद बात करता हूँ। कल छुट्टी नहीं है भाई, कल डिस्कशन होगा हमारा सब एक्सरसाइज 2 का। छुट्टी वुट्टी भूल जाओ तुम लोग ना, आ जाओ। अगला क्वेश्चन को क्या कौन सा था बच्चों जो तुम लोगों ने पूछा, 58 वाला। A particle of mass m strike elastically with the disk of radius r with the velocity v as shown in the figure. The mass of the disk is equal to that of the particle and the surface of the contact is smooth. Then the velocity of the disk just after the collision is. बच्चों, they both are of same mass. Collision is elastic. इसकी जब यहाँ पे टक्कर हो रही होगी ना बच्चों पार्टिकल की, तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लेना। ये एंगल थीटा है, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ थी, ये v cos थीटा आ जाएगा, और इधर वाला v sin थीटा आ जाएगा। अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट वेलोसिटीज क्या हो जाती है, इंटरचेंज। तो ये इधर जाना बंद कर देगा और ये वाला इधर जाने लगेगा v cos थीटा से। अच्छा cos थीटा की वैल्यू कैसे लिखूंगा मैं, तो अगर यहां पे देखो ना तुम, sin थीटा इज इक्वल टू r/2 डिवाइडेड बाई r, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले में ये r/2 दे रखा है, ये r दे रखा है, तो sin थीटा ये है। थीटा बच्चों 30 डिग्री के बराबर है, तो ये √3v डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आ जाएगा आंसर। अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ इंपैक्ट किधर होती है, नॉर्मल के अलोंग, और नॉर्मल किधर है इसका। और ये रेड की जगह ना, मुझे लग रहा है रेड बॉक्स की जगह पे ना तुम ब्लैक बॉक्स यूज करो, क्योंकि थीम मतलब बहुत सारे कलर हो गए इसमें। हाँ ब्लैक यूज करो, और व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट का ही कॉम्बिनेशन रखो। नहीं, जो रेड बॉक्स बनाए ना 999 वाले, वो ब्लैक रखो, ब्लैक एंड व्हाइट ओनली, वही कॉम्बिनेशन रखो। मिक्स करोगे ना बहुत सारे कलर तो, और ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन क्या है कि डिफरेंशिएट आसानी से होता है, रिजॉल्व जल्दी होता है वो ना कलर। हाँ भाई कहाँ पहुंचे थे अपन, कितने बचे बच्चों इसमें एक्सरसाइज वाले में क्वेश्चंस। अरे वाह, और कौन सा पूछा है तुम लोगों ने, और कौन सा पूछा है, 59। An open watertight railway wagon of mass this at cost at an initial क्या है kg, cost at an initial velocity of this without friction on a railway track. The raindrops fall vertically downward into the wagon. The velocity of the wagon after it has collected this kilogram of water will be. तो ये एक डब्बा है बच्चों जिसका मास 5 × 10⁻³ किलोग्राम के बराबर है, एंड दिस इज मूविंग विद 1.2 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें बच्चों रेन ड्रॉप आ रही है, रेन ड्रॉप आने की वजह से इसका मास हो गया बच्चों 6 × 10⁻³ किलोग्राम टोटल। अब मुझे एक बात बताओ कि रेन ड्रॉप्स के पास कोई हॉरिजॉन्टल मोमेंटम था, आप बोलोगे नहीं, लेकिन अब आ गया हॉरिजॉन्टल मोमेंटम, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ गई ना। तो रेन ड्रॉप, और अगर इसको सिस्टम कंसीडर किया जाए, तो रेन मोमेंटम को कंजर्व अगर किया जाए, तो आप लिखोगे कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोमेंटम इसके पास था 5 × 10⁻³ × 1.2 के बराबर। बाद में पूरा मास जो 6 × 10⁻³ है ना, दिस इज मूविंग विद सम वेलोसिटी v, तो v की वैल्यू आ जाएगी बच्चों तुम्हारे पास
1 मीटर पर सेकंड के बराबर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरीके से मूव कर रहा होगा। अब पूछा है तुम लोगों ने 61, 62, 65। 61, a rocket has a mass of 4000 kilogram. It's set in a vertical firing. How much gas must be ejected per second so that the rocket may have a initial upward acceleration of this? So rocket पे जो ऊपर की तरफ जो thrust force लग रहा है ना, FTH, और नीचे mg लग रहा है, और एक्सेलरेशन रॉकेट का ऊपर आना है, तो थ्रस्ट फोर्स इतना होना चाहिए। थ्रस्ट फोर्स कैसे लिखते हैं हम? V रिलेटिव इनटू dm डिवाइडेड बाय dt, माइनस का V रिलेटिव इनटू dm डिवाइडेड बाय dt। dm बाय dt ही पूछ रहे हैं कि हाउ मच गैसेस मस्ट बी इजेक्टेड, तो dm बाय dt बच्चों माइनस का म्यू के बराबर होगा या नहीं होगा भाई, या माइनस का dm बाय dt के बराबर होगा? या इसको हटा दो अभी ना, तुम एक काम करो, इसको ऐसे लिखो, माइनस का mg इज इक्वल टू m इंटू ए, यह आना चाहिए। तो माइनस का v रिलेटिव इंटू dm डिवाइड बाई dt, दिस कम्स आउट टू बी, ये बच्चों देख रहे हो तुम, ये 2g के बराबर है, तो ये एक तरीके से 3mg हो जाएगा। तो माइनस का dm बाई dt जो आएगा ना बच्चों, माइनस का dm बाई dt, दैट कम्स आउट टू बी 3mg डिवाइड बाई v रिलेटिव, 3 इंटू 4000 इंटू 9.8 डिवाइड बाई v रिलेटिव इज 980, 100 बार कटेगा, 120 किलोग्राम पर सेकंड की रेट से बच्चों मास को इजेक्ट होना पड़ेगा। माइनस का dm बाई dt आया है, वो मास निकल रहा है ना उससे। (62) A ball is projected from the ground with a velocity v at an angle theta to the vertical. On its path, it make an elastic collision with a vertical wall and return to the ground. The total time of flight is. अच्छा ये वाले आ गए हैं बच्चों। देखो आपने v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे एक बॉल को प्रोजेक्ट किया, ये टकराई बच्चों इससे। मान लो टक्कर के टाइम पे इसकी एक तो वेलोसिटी होगी vx और यहाँ पे मान लो vy है। तुम्हें पता है बच्चों जब दीवार से टकराएगी तो कौन से वाली वेलोसिटी अफेक्ट होगी, बताओ जल्दी से। दीवार से टक्कर के दौरान विच कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल गेट अफेक्टेड? ओनली दिस वन। क्या वर्टिकल कंपोनेंट पे कोई फर्क पड़ेगा? जब वर्टिकल कंपोनेंट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वर्टिकल डायरेक्शन की मोशन अफेक्ट ही नहीं हो रही, तो बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट पे कोई फर्क पड़ेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट तो वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन पर डिपेंड करता है ना, 2b sin थीटा डिवाइडेड बाय g के बराबर ही रहेगा। अब इसमें दो केस बनेंगे। ये जो दीवार है ये एच मैक्स से अगर पहले आई तो टक्कर के टाइम पे इसकी वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे होगा, ये रिबाउंड ऐसे करेगा। अगर ये एच मैक्स के टाइम पे आया दीवार, जब ये ऐसे हो गया था, हॉरिजॉन्टल हो गया था ना ये एच मैक्स, ये r/2 रेंज जो थी ना, यहां पे आया दीवार, तो बच्चों ये रिबाउंड इसी रास्ते लौट के आ जाएगा, ऐसे गया और ऐसे लौट के आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? क्योंकि अब यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है वेलोसिटी का। और तीसरा केस बनता है बच्चों, जो दीवार है जब ये बॉल नीचे गिर रही थी ना तब टकराई, तो तब बच्चों ये फिर ऐसे गिरेगी। तो जो मोशन इधर आनी थी ना बच्चों वो इधर आ जाती है, उधर वाली मोशन इधर आ जाती है। जैसे इसमें इसको ऐसे जाना था तो ये चीज इधर दिखाई देगी तुम्हें ना, अगर इलास्टिक कोलिजन है तो। वर्टिकल डायरेक्शन में तो मोशन वैसे ही करनी है, हॉरिजॉन्टल वाली बस उल्टी हो जाएगी, तो मिरर इमेज बन जाता है बच्चों ना। दीवार के उस साइड जो मोशन होनी थी ना उसका मिरर इमेज बन जाता है अगर इलास्टिक कोलिजन। अगर इलास्टिक नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, इलास्टिक नहीं हुआ तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गड़बड़ हो जाएगी। और क्या पूछा तुमने? 63। A gardener water the plant by a pipe of diameter this. The water comes out at a rate of this centimeter cube. The reactionary force exerted on the hand of the gardener, rho a v square. कल कराया तो था बच्चों लास्ट में मैंने ना, रो ए वी स्क्वायर के बराबर।
वाटर जेट से अगर वाटर निकलता भी है ना तो जेट को पीछे की तरफ रो ए बी स्क्वायर से वो करता है, फोर्स लगता है उस पर ना, दीवार पे भी रो ए बी स्क्वायर लगेगा। तो अब अच्छा इसमें तुम जो है ना कंफ्यूज यहां हो गए बच्चों। ये जो दिया है ना 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, पहले तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो, इसे कहते हैं रेट ऑफ फ्लो। इसकी जो रेट ऑफ फ्लो है ना बच्चों, जिस रेट से वाटर बाहर निकल रहा है, टेन इंटू टेन पावर माइनस का 6 के बराबर है, मतलब 10 माइनस का 5 मीटर क्यूब पर सेकंड के बराबर है। ये जो रेट ऑफ फ्लो होती है ना बच्चों, ये बेसिकली अगर इसका क्रॉस सेक्शन ए है और वेलोसिटी वी है, तो रेट ऑफ फ्लो बच्चों ए इंटू वी के बराबर होता है। तुम तो सारे के सारे ड्रॉपर हो, तुमने ये पढ़ा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में कंटिन्यूटी इक्वेशन, ए इंटू बी, उसी को तो वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो बोलते हैं। आप बोलोगे सर नहीं ऐसे नहीं, आप बताओ कैसे आया ये। तो मैं ये कहूंगा कि dt टाइम में जो वाटर निकलेगा ना उसको मैं बोल रहा हूं dq, ठीक है, dq निकला dt टाइम में। तो रेट ऑफ फ्लो को अगर मैं मान लो डिफाइन करूं dq डिवाइड बाई dt, तो dq इज द वाटर विच कम्स आउट ऑफ द पाइप इन dt टाइम। अच्छा dt टाइम में कितना पानी बाहर निकल के आएगा, v dt लेंथ जो होगी ना बच्चों, मान लो अभी ये निकला बाहर, तो dt टाइम में कितना पानी बाहर निकल आएगा, तो जो v dt पीछे होगा ना ये यहां आ जाएगा, मतलब इससे आगे वाला सारा पानी बाहर निकल जाएगा। तो ये जो अमाउंट है ना ये dq है, और इसको अमाउंट को कैसे लिखूंगा मैं, ये अमाउंट जो है, तो इसका वॉल्यूम कितना है, a इंटू वी इंटू डी टी के बराबर, और इसको dt से डिवाइड कर दो, तो ये a इंटू वी के बराबर आ जाता है। तो वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो जो होती है ना बच्चों, a इंटू वी के बराबर होती है। वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो बच्चों a इंटू वी के बराबर होती है। ए ये जो फोर्स है ना रो, ए इंटू वी अलग कर लेना, वी अलग कर लेना। अच्छा तुम्हें एक ए से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर लेना बच्चों, एक ए से डिवाइड कर देना, क्योंकि उन्होंने तुम्हें डायमीटर दिया है, एरिया पता कर सकते हो, तुम्हें वी नहीं पता। तो रो हो गया 10⁻³ इंटू ए बी जो वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो है 10⁻⁻5, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻10, और एरिया हो जाएगा बच्चों पाई। डायमीटर कितना दिया है 1/, मतलब 1/2 का स्क्वायर, और mm में दे रखा है इसलिए 10⁻⁻6, 6 और 3 9, माइनस का 1 अभी भी बचेगा ऊपर ना, 4 डिवाइड बाई 10 पाई, 0.4 डिवाइड बाई पाई, करीब करीब 0.127 के करीब आ जाएगा। अरे पाई की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होती है, तो 0.4 को 3 पॉइंट समथिंग से डिवाइड करोगे 0.127, जो ऑप्शन है उनमें से सबसे सही जो क्लोज लग रहा है दैट इज दिस। हाँ जी, अप टू 63 कंप्लीट। अब बताओ बच्चों अप टू 66 जो डाउट्स हो आपके, 66 तक।
65 I can see. A parallel beam of particle of mass m moving with a velocity v impinging on the wall at an angle of theta to the normal. The number of particles per unit volume of the beam is n. If the collision of the particle with the wall is elastic, then the pressure exerted by this beam on the wall प्रेशर क्या होता है बच्चों? कोई भी यूनिट एरिया ले लो, उसमें अगर पूरे में एक फोर्स पूरे एरिया में यूनिफॉर्मली बटा हुआ है और मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है और परपेंडिकुलर टू सरफेस है, तो दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर. अब मैं तुम्हें थोड़ा सा इसको समझाता हूं. मान लो ये कोई दीवार है और यहां पे तुमने एक यूनिट एरिया ले लिया, यूनिट एरिया, ठीक है. अब इस यूनिट एरिया पे मान लो एफ फोर्स लग रहा है और मान लो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये फोर्स पूरा ना, मतलब ये अकेला फोर्स नहीं है, एक पॉइंट पे नहीं लग रहा, मतलब इस पूरे पे बहुत छोटे छोटे फोर्सेस लग रहे थे, उन सबका रिजल्टेंट एफ है. तो प्रेशर जो है ना फोर्स पर यूनिट एरिया हो जाता है. ठीक है, ओके. बच्चों जब एक अकेला पार्टिकल आके टकराता है ना, अब ये नोट्स में ऐड कर लेना ये सब कुछ ना, कल जो मैंने जहां से छोड़ा है ना वहां से ऐड कर लेना, ठीक है ना. तो प्रेशर ऑन वॉल उस वाले पार्ट में ऐड कर लेना है इसको ना. जब अकेला पार्टिकल एम मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से टकराता है और इलास्टिक कोलिजन है, अगर e की वैल्यू 1 है, तो ये सेम वेलोसिटी से रिबाउंड करता है और इसकी वजह से जो मोमेंटम ट्रांसफर होता है ना बच्चों, वो 2m इंटू v के बराबर होता है दीवार के ऊपर. क्यों? अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, e की वैल्यू 0 होती, तो ये अपना जो मोमेंटम लेके जा रहा था वो सारा मोमेंटम ट्रांसफर करके खुद रुक जाता. तो मोमेंटम कितना ट्रांसफर किया दीवार के ऊपर? mv के बराबर. लेकिन ये mv के बराबर मोमेंटम लेके जा रहा था, बात इधर की तरफ लेके जा रहा है, मतलब इसके पास जो मोमेंटम था दीवार ने पहले तो छीन लिया इधर वाला मोमेंटम और इसको इधर की तरफ उल्टा मोमेंटम दे और दिया, तो इसके मोमेंटम में चेंज आया बच्चों 2mv के बराबर. क्योंकि अगर आप फाइनल मोमेंटम को माइनस का लिखोगे, इनिशियल को प्लस का लिखोगे, तो माइनस का mv माइनस mv, माइनस का 2mv के बराबर मोमेंटम में चेंज आ जाएगा. ठीक है, तो ये 2mv के बराबर मोमेंटम में चेंज आया एक पार्टिकल के. ठीक है भाई, ये वाली बात समझ में आई? ठीक है, एक पार्टिकल के मोमेंटम में बच्चों इतना चेंज आता है अगर वो परपेंडिकुलरली आके टकरा रहा है. ये छोटे छोटे से केसेस हैं. अगर मान लो इफ n पार्टिकल्स स्ट्राइक पर सेकेंड, अगर n पार्टिकल पर सेकेंड आके टकरा रहे हैं ऐसे, तो बच्चों जो दीवार पे एवरेज फोर्स आ जाएगा ना 2mv इंटू n के बराबर आ जाएगा. आप बोलोगे सर ये क्या कर दिया आपने? मैंने आप लोगों को बताया था कि पर सेकंड जो मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा होता है ना दीवार पे, वही उसका एवरेज फोर्स होता है. तो एक सेकंड में कितने पार्टिकल टकरा रहे हैं? n पार्टिकल. तो पर सेकंड कितना मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है? एक पार्टिकल 2mv के बराबर मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है, तो n पार्टिकल कितना कर रहे होंगे? 2mv इंटू n के बराबर मोमेंटम ट्रांसफर कर रहे होंगे. ये तो इसका हो गया. अब होता है बच्चों केस 2, जिसमें पार्टिकल्स किसी एंगल पे आ रहे होते हैं. दीवार के नॉर्मल के साथ एंगल थीटा होता है और इलास्टिक कोलिजन है, तो पार्टिकल बच्चों ऐसे जाएंगे सेम स्पीड से, जितने से आए उतने से. तो इसके जो मोमेंटम में जो ट्रांसफर होता है ना बच्चों, वो 2mv cos थीटा के बराबर होता है. जो मोमेंटम में जो चेंज आता है 2mv cos थीटा के बराबर. इस वाले पार्ट को देख लो यार ना, जेई मेन वाले इस पे कभी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये रेडिएशन प्रेशर में भी यही काम आता है कॉन्सेप्ट ना. यही कॉन्सेप्ट रेडिएशन प्रेशर का भी और यही कॉन्सेप्ट जो है हमारा इसका है. तो ये थोड़ा सा बेसिक है, मतलब ना ये एवरेज फोर्स वाला. तो एवरेज फोर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेन एज वेल, तो इसको समझ लो. सो जब भी पार्टिकल बच्चों ऐसे आ रहा होता है ना,
और ई इलास्टिक कोलिजन है तो इतना मोमेंटम ट्रांसफर करता है। एन पार्टिकल्स अगर पर सेकेंड आ रहे हैं, अगर एन पार्टिकल्स पर सेकेंड आ रहे हैं बच्चों, अगर तो जो एवरेज फोर्स दीवार पे लगेगा ना बच्चों, दैट इज 2mv एन कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, इतना फोर्स बच्चों दीवार के ऊपर लगेगा, अगर ऐसा है केस तो ना। ओके, अब अपने वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैंने कहा कि दीवार है एक, और इस दीवार का एरिया मान लीजिए 1 यूनिट के बराबर है। ठीक है, मान लो ये ऐसे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया की दीवार है और इसका एरिया 1 यूनिट के बराबर है। यहां पे ऐसे पार्टिकल आके ऐसे आके टकरा रहे हैं पूरे एरिया में। ठीक है, पूरे एरिया में टकरा रहे हैं। अच्छा, इस केस में जो फोर्स लगेगा ना बच्चों, इधर लगेगा एवरेज फोर्स ना, एवरेज फोर्स, क्योंकि मोमेंटम भी इधर ही चेंज हो रहा है, उधर वाली वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रही ना, अलोंग वाली। ठीक है बच्चों, अगर ये एरिया 1 यूनिट के बराबर है ना, तो ये जो एरिया होगा ना, जो बीम का एरिया होगा, नॉर्मल के साथ इसका एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये वाला एंगल थीटा होगा। अगर ये एरिया 1 यूनिट है तो ये जो एरिया होगा ना बच्चों, ये 1 cos थीटा के बराबर होगा। ये वाला एरिया जो बीम आ रही है ना बच्चों, यहां से ये आ रहे हैं जो ऐसे, भाई जिस जगह तुम्हें पता है ना कि अगर तुम तिरछी लाइट डालोगे, जैसे टॉर्च तुमने सामने से जलाई तो तुम्हें पता है कि उसमें एक सीधा स्पॉट दिखाई देता है, तो जो टॉर्च का एरिया होता है वही इस दीवार पे दिखेगा। लेकिन तुम टॉर्च अगर तिरछी जलाओगे ऐसे, तो तुम्हें पता है ना वहां पे मतलब बड़ा एरिया दिखेगा। ठीक है ना, तिरछी जलाओगे तो टॉर्च का जो बीम है उसका एरिया और वो जो दीवार पे जो एरिया दिख रहा है, दे बोथ विल बी डिफरेंट। तो वो उनका रिलेशन बच्चों इस तरीके से मैं बना सकता हूं, तुम देख भी सकते हैं, यहाँ पे कोई परेशानी वाली बात है नहीं। ठीक है, तो बच्चों पर सेकंड कितने मॉलिक्यूल आ रहे होंगे, तो पर सेकंड इस पे कितने मॉलिक्यूल आ रहे होंगे, और हर एक मॉलिक्यूल का जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो 2mv cos थीटा के बराबर हो रहा है। तो पर सेकंड जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे ना एक सेकंड में, तो एक सेकंड में जो मॉलिक्यूल्स है ना बच्चों, वो वी डिस्टेंस कवर करते हैं। एक सेकंड के अंदर मॉलिक्यूल्स कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे, वी के बराबर। तो इस वॉल्यूम में, वी लेंथ के वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल होंगे वो सारे एक सेकंड में दीवार से टकरा रहे होंगे। तो यहां का जो एन होगा ना बच्चों, जो हम यहां पे डिफाइन कर रहे हैं, दिस एन इज डिफरेंट, इन्होंने जो बोला वो अलग चीज है। मैं जो एन, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर सेकंड जो आ रहे होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर सेकंड जो आ रहे होंगे, पता है वो कितने होंगे, इस वॉल्यूम के अंदर जितने मॉलिक्यूल है वो पर सेकंड आ रहे होंगे। ये वॉल्यूम कितना है बच्चों, 1 cos थीटा, ये तो इसका एरिया है, दिस इनटू दिस वी, तो ये हो गया वॉल्यूम। और पर यूनिट वॉल्यूम इन्होंने कितने मॉलिक्यूल बताए हैं, एन, एन से मल्टीप्लाई कर देना। तो वॉल्यूम पता करके, और पर यूनिट वॉल्यूम में एन मॉलिक्यूल है, तो इस वॉल्यूम में कितने होंगे, एन इंटू दैट वॉल्यूम। तो ये बच्चों वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हमने यहां पर यूज किया है एज एन। ठीक है, अब जो इस पर जो फोर्स आएगा ना बच्चों, फोर्स वो आएगा 2mv cos थीटा इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है बच्चों, n इंटू वी cos थीटा। और ये फोर्स यूनिट वॉल्यूम पे, यूनिट एरिया में लग रहा है, तो ये फोर्स आ जाएगा 2mv स्क्वायर n cos स्क्वायर थीटा के बराबर। इस वाले पार्ट को आपको मल्टीपल टाइम देखना पड़ेगा, मेरी कही गई हर एक बात अपने आप में इंपॉर्टेंट है।
Up to 66, any more doubts? Let's move to subjective. मैंने एरिया उस वाले क्वेश्चन में यूनिट एरिया लिया है, मैंने यही तो बोला था उसमें। मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा उसमें स्टार्टिंग में ही स्मार्टनेस दिखा दे रहा हूँ, यूनिट एरिया लेके चला था मैं उसमें ना। वो जो दीवार पे एरिया लिया था ना, वो 1 यूनिट लिया था, तो जो बीम आ रही थी ना उसका एरिया वो उसके 1 यूनिट के हिसाब से लिखा था मैंने, 1 cos थीटा। मैंने बीम का एरिया 1 नहीं लिया, ये ध्यान रखो। मैंने दीवार पे जो स्पॉट आ रहा था जहां पे वो पार्टिकल टकरा रहे थे, वो एरिया 1 लेके चला था, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली उससे डिवाइड करने की जरूरत ना पड़े लास्ट में ना। वो मैंने थोड़ा सा वहां पे, अगर तुम वहां पे डेल्टा ए लोगे ना तो फिर बीम का एरिया होगा, मतलब तुमने मान लो ए एरिया ले लिया, कोई छोटा सा एरिया ए ले लिया, तो बीम का एरिया ए cos थीटा होगा। जब तुम लास्ट में फिर ए से डिवाइड करोगे तो ए से कट जाएगा, ठीक है ना। एक तो बीम के एरिया में ए cos थीटा आएगा, जो अपन ने एन निकाला है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो टकरा रहे हैं, उसके लिए हमने वॉल्यूम लिखा, तो वॉल्यूम क्या लिखा, वी इंटू, ठीक है। वैसे उसको वी डेल्टा टी करके भी लिख सकते थे, मतलब मैंने तुम्हें दोनों तरीकों से सिखाया है। अच्छा, इसमें पहले 6 क्वेश्चन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, फर्स्ट 6 क्वेश्चंस। हाँ भाई, 10th तक बच्चों बताओ कितने डाउट हैं इसमें ना, अप टू क्वेश्चन नंबर 10। 10वें तक। 9th एंड 10th। बचा कुछ डिस्कशन बच्चों हमारा कल होगा, 10th के बाद वाला कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल एक और क्लास है आपकी, कल वाली क्लास में आपका एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, एक्सरसाइज 2 में बच्चों थोड़ा सा और कर लेना, ये जैसे कल अगर टाइम मिला तो फिर हम इनको भी डिस्कस कर लेंगे। जैसे देखो ये ना, ये वाला है, जैसे मैट्रिक्स है, ये अच्छे क्वेश्चन है बच्चों ना, जैसे सेक्शन बी है। चाहो तो बच्चों तुम इसको कर सको तो कर लेना, ये पार्ट 1 एक्सरसाइज 2 को पूरी कर लेना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। टाइम है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो वैसे तो सब्जेक्ट भी काफी टाइम लेगा। 9th वाला बताता हूँ बच्चों, ठीक है। A block A having mass ma 3 kilogram is released from the rest from the position P as shown and the slide freely down the smooth fixed incline ramp. When it reaches the bottom of the ramp, it slides horizontally onto the surface of the cart of mass mc equal to this, which the coefficient of friction between cart is this, h is equal to 6 meter. Determine the position x of the box on the cart after it comes to rest to the relative to the। देखो बच्चों, जब ये यहाँ पे आएगा ना कार्ट के ऊपर, इट विल बी मूविंग विद v नॉट इज इक्वल टू रूट के अंदर 2gh। h की वैल्यू उन्होंने 6 के बराबर दे रखी है, और ठीक है, g की वैल्यू हमें पता ही है, 2gh। 2 रूट के अंदर 30 आ जाएगा, है ना, 2 रूट के अंदर 30 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों तुम्हें याद है कि जैसे ही इसके ऊपर आया तो इसमें फ्रिक्शन लगने लगेगा पीछे, और इस पे लगने लगेगा आगे, काइनेटिक। फ्रिक्शन की वैल्यू होगी बच्चों म्यू एम जी, मतलब 2mg डिवाइडेड बाई 5 के बराबर। ए का मास कितना दे रखा है बच्चों इन्होंने, 3 किलोग्राम, मतलब 12 न्यूटन फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पे ना।
इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब रिटार्डेशन। अच्छा, इसका मास कितना दे रखा है, 2 किलोग्राम, तो इसका इधर एक्सेलरेशन आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बस ऐसे क्वेश्चन तो मैंने फ्रिक्शन में कराए थे, नीचे वाले को रोक दो, तो इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए रिलेटिव जो होगा ना बच्चों, वो माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। वी रिलेटिव जो है वो बच्चों 2 रूट के अंदर 30 के बराबर होगा। अब तुम्हें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पता करना है कि कितना चल के रुक जाएगा, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो ना, वी रिलेटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू यू रिलेटिव का स्क्वायर 2 टाइम्स ए रिलेटिव इंटू एस रिलेटिव। फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी 0 कर देनी है, पहले वाली ये जो दे रखी है 120 हो जाएगी, स्क्वायर कर दिया है 2 इंटू माइनस का 10 इंटू एस रिलेटिव। एस रिलेटिव बच्चों हमारे पास 6 मीटर के बराबर आ जाएगा, तो 6 मीटर चल के बच्चों उसके ऊपर ही रुक जाएगा। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, 10th नंबर, यस दिस इज अ रियली गुड क्वेश्चन। ये इलस्ट्रेशन की तरह कराता था वैसे मैं इसको ना, ठीक है। A small ring A of mass m is equal to 1/2 kilogram is attached at an end of a light string, the other end of which is tied to a block B of mass 2m. The ring is free to move on a fixed smooth horizontal rod as shown. Find the tension in the string when it becomes vertical. जैसे तुम इसको छोड़ोगे ना बच्चों, तो रस्सी में टेंशन आ जाएगा, जिसकी वजह से ये इधर चलेगा और ये इधर चलेगा, और ये दोनों एक जगह पे यहां पे। अच्छा, एक चीज का ध्यान देना, इनका इनिशियली सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा, क्योंकि अगर तुम इस सिस्टम मान रहे हो ना, तो सेंटर ऑफ मास पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास का ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये L/3 होगा और ये 2L/3 होगा। छोटे मास से ज्यादा दूर होगा, बड़े मास के पास होगा। तो मैं बताया कि सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो जब ये वर्टिकल होगा ना, तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे आ जाएगा, मतलब सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे ही नीचे मूव करेगा, सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करेगा। तो जब ये वर्टिकल होगा ना बच्चों, तो ये रिंग यहां तक आ गई होगी और ये ब्लॉक यहां तक आया होगा। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कई बार आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जा सकता है इसका, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, वो 2L/3 बराबर होगा। बच्चों इस मूवमेंट पे ये रिंग जा रही होगी इधर की तरफ V1 से, और ये जा रहा होगा इधर की तरफ V2 से। हमें पता है कि नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0 है इस सिस्टम पे, दिस प्लस दिस, कोई फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे ना, तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो mv1 जो है 2mv2 के बराबर होगा, पहले तो ये समझ लो। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, ये ब्लॉक नीचे आ गया कितना L, तो देखो 2mgL जो है ना, ये होगा हाफ mv1 स्क्वायर प्लस का हाफ 2m इंटू v2 स्क्वायर के बराबर। ऊपर से v1 और v2 का एक रिलेशन आ जाएगा बच्चों, v1 v2 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी यहां से। अब हमें पूछा है टेंशन इसके अंदर, तो इसकी टेंशन को देखने के लिए हम इस रिंग के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू रिंग 2m परफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है भाई, इस रिंग के रेस्पेक्ट में ना इस वाले ब्लॉक की जो मोशन होगी ना, वो सर्कुलर होगी। तो जब तुम रिंग को रोकोगे, यू विल एड v1 वेलोसिटी ऑन दिस, नीचे 2mg लग रहा होगा। अच्छा, आप बोलोगे सर स्यूडो फोर्स नहीं लगाएंगे क्या? भाई देखो, इस पे जो टेंशन होगा ना, वो नीचे लग रहा होगा, क्या इसका इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? नहीं। क्या इस पे कोई रिंग पे इधर फोर्स है अभी इस टाइम पे? नहीं। मतलब इधर एक्सेलरेशन हो सकता था, लेकिन इधर कोई फोर्स नहीं है। इधर फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन इधर जा नहीं सकती, तो इस रिंग का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। और रिंग का अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो आपको स्यूडो लगाने की इस पे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस t माइनस का 2mg इज इक्वल टू 2m v1 प्लस का v2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई l। दीदी you'll get the answer from here। टेंथ तक डिस्कस हो गए बच्चों, जो भी बचा हुआ है आपका कंप्लीट करके आइए।
ठीक है, बचा हुआ कल वाली क्लास में कंप्लीट करके आना है आपको। पहले सब्जेक्टिव डिस्कस होंगे, अगर टाइम मिला तो वी विल डिस्कस अबाउट द अदर पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। गो एंड एंजॉय। ठीक है, मंडे से हम रोटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। चलो बच्चों।